हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का मानसिक या संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ठीक है, तो उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से मन लगाकर कर रहे होंगे और मेरे जो बाकी नोट्स हैं वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। तो बिना कुछ समय गवाए चलो आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास एक ही बात है ये। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानवादी विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया दोस्तों। ठीक है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हुए संज्ञानवादी विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है दोस्तों। जीन पियाजे को क्या कहा जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आपको बताना है कौन है। जीन पियाजे। विकासात्मक मनोविज्ञान में गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक हुए विकास का अध्ययन किया जाता है। कब से कब तक? गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक। गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक हुए विकास का अध्ययन किया जाता है। बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। अब देखिए दोस्तों, विकासात्मक मनोविज्ञान की बात करें तो विकासात्मक मनोविज्ञान में गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक का विकास का अध्ययन किया जाता है। लेकिन अगर हम बात बाल मनोविज्ञान की करेंगे तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का हुए जो विकास है उसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि विकासात्मक मनोविज्ञान में गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक हुए विकास का अध्ययन किया जाता है, जबकि बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक हुए विकास का अध्ययन किया जाता है। आई होप आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाती है दोस्तों। विकास की जो प्रक्रिया है वो भ्रूण से ही आरंभ हो जाती है, मतलब गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाती है विकास की प्रक्रिया। जब बच्चा गर्भ में होता है तभी से विकास होना शुरू हो जाता है। मानसिक विकास की प्रक्रिया की बात की जाए तो जो मानसिक विकास होता है वो शैशवावस्था से प्रारंभ होता है दोस्तों। कब से प्रारंभ होता है? शैशवावस्था से। जीन पियाजे ने मानसिक विकास को समझाने के लिए 4 अवस्थाएं बताई दोस्तों। ये जीन पियाजे का मानसिक या संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत इतना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं पेपर में, क्योंकि इसके बिना तो सीडीपी अधूरी है, ये मान के चलिए। और इसमें से पेपर में पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको अच्छे से घोट जाना और इसे समझ लो। वैसे समझने वाला ही है, इसमें कुछ नहीं, आपने पहले पढ़ भी रखा होगा। और एक रिवीजन के तौर पे आप अभी से सुन लीजिए अच्छे से। अगर मेरी राइटिंग थोड़ा गंदी है, समझ में ना आए, तो सिर्फ आप सुन लीजिए हेडफोन लगाकर, उसी से आपके पेपर में ये क्वेश्चन हो जाएगा। संवेदी पेशीय अवस्था। अब देखिए दोस्तों, जीन पियाजे ने मानसिक विकास को समझाने के लिए 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली बताइए संवेदी पेशीय अवस्था। जो संवेदी पेशीय अवस्था होती है दोस्तों वो 0 से 2 वर्ष तक होती है। कब तक होती है? 0 से 2 वर्ष तक संवेदी पेशीय अवस्था। इस अवस्था में बालक का व्यवहार मूल वृत्तियों के द्वारा संचालित होता है दोस्तों। बालक अपनी संवेदनाओं तथा शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चा ना तो अच्छे से बोलना जानता है, ना बताना जानता है अपनी बात को। तो इसमें जो बालक होता है अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से ही ज्ञान को ग्रहण करता है और मूल प्रवृत्तियों के द्वारा ही व्यवहार जो होता है, बालक का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों के द्वारा ही संचालित होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे कि इसमें आगे दिया हुआ है कि शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बच्चा ज्ञान ग्रहण करता है। शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से जैसे देख कर, सुन कर, छू कर, है ना, स्मेल के द्वारा, और जैसे मतलब गंध, स्मेल के द्वारा, स्वाद के द्वारा, कि जो बच्चे को समझ नहीं होती है तो वो किसी चीज़ को देख के, किसी सुन के, आवाज़ को सुन के, स्पर्श करके, गंध के माध्यम से, स्वाद के माध्यम से क्या करता है? पता करता है, ज्ञान लेता है। ऑब्जेक्ट परवानेंस। आगे बात करते हैं। इस अवस्था में बालक हाथ पैर हिलाने लग जाता है और छोटे छोटे शब्द बोलने लग जाता है। मतलब बच्चा 2 साल का होने तक आते आते काफ़ी हद तक अच्छा बोलना शुरू कर देता है। शुरुआत कहाँ से करता है कि वो छोटे छोटे शब्द बोलना सीखता है। काका, मामा, पापा ऐसे बोलता है, बाबा बाबा ऐसे बोलता है। तो इस अवस्था में बालक हाथ पैर हिलाने लग जाता है और छोटे छोटे शब्द भी बोलने लग जाता है। दूसरी आती है हमारी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है ये 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। क्या नाम है इसका? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तो इस अवस्था में बालक दूसरे शिशुओं के संपर्क में आने लग जाता है। दूसरे शिशुओं के संपर्क में आने लग जाता है, क्योंकि अब 2 साल का हो गया बच्चा, तो खेलेगा, घूमेगा, फिरेगा, तो दूसरे शिशुओं के संपर्क में आ जाएगा। खिलौनों तथा अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है, यानी खिलौने खेलता है, और अनुकरण यानी कि अपने घर के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को देखता है और उन्हें देखकर उन्हीं की तरह करने की कोशिश करता है, यानी अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है बच्चे में। इस अवस्था में बालक अक्षर लिखना, गिनती गिनना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना और रंगों को पहचानना आदि सीख जाता है दोस्तों। ठीक है, इसमें बच्चा अक्षर लिखना सीख जाएगा, गिनती गिनना सीख जाएगा, वस्तुओं को क्रम से रखना सीख जाएगा और हल्का भारी, छोटा बड़ा आदि चीज़ें पहचानना सीख जाता है। सिंबॉलिक थॉट पाए जाते हैं, ईगो सेंट्रिक होता है बच्चा और थिंकिंग बिहेवियर होता है। इस अवस्था में चिंतन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है दोस्तों। इसमें मतलब बच्चा चिंतन करना नहीं जानता है, चिंतन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती, अतः इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं दोस्तों। ये लाइन याद रखिएगा, अतार्किक चिंतन की अवस्था है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था।
अब बात करते हैं मूल स्थूल सक्रियात्मक अवस्था के बारे में दोस्तों। मूल स्थूल सक्रियात्मक अवस्था क्या है? इस अवस्था में चिंतन की मूल स्थूल सक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक चलती है। ठीक है, मूल या स्थूल सक्रियात्मक, इस अवस्था में चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। अब बच्चा आपका 7 वर्ष का हो गया, तो अब बच्चे की जो चिंतन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन इसका चिंतन मूर्त वस्तुओं तक सीमित रहता है। कैसी वस्तुओं तक रहता है? मूर्त वस्तुओं तक सीमित रहता है, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। यानी कि वो चिंतन तो कर रहा है लेकिन मूर्त वस्तुओं के तक सीमित है उसका चिंतन, यानी मूर्त वस्तुओं को देखकर ही वो चिंतन कर रहा है, इसीलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक दो वस्तुओं के बीच तुलना करना या अंतर करना, उचित अनुचित या सही गलत में विभेद करना सीख जाता है दोस्तों। ठीक है, इस अवस्था में बालक दो वस्तुओं में कंपेयर कर लेता है, उचित अनुचित सही गलत ये चीज़ें उसको समझ में आने लगती हैं, और इसी अवस्था में बालक दिन, तारीख और समय, महीना आदि बताना सीख जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या मिलती है? कंक्रीट थिंकिंग, यानी कि मूर्त चिंतन। आगे बात करते हैं हम औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 12 बरस के बाद होती है। ये औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 12 बरस के बाद की है। इस अवस्था में बालक मूर्त चिंतन के साथ साथ कैसा चिंतन करता है? अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है, इसीलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। पेपर में जरूर पूछा जा सकता है कि मूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी है, तार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है और अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है। इस अवस्था में बालक निरीक्षण करना, तर्क वितर्क करना, है ना, डिबेट करना, मतलब समस्याओं का समाधान करना भी सीख जाता है दोस्तों। औपचारिक सक्रिय अवस्था में तार्किक चिंतन पाया जाता है, निरीक्षण करना सीख जाता है बालक, तर्क वितर्क करना सीख जाता है और समस्याओं का समाधान करना सीख जाता है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पाई जाती है। आगे बात करते हैं हम बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया। किसने दिया बाल केंद्रित शिक्षा पर बल? तो जीन पियाजे द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया दोस्तों। आगे बात करते हैं कि जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान क्या है। अब हम बात करेंगे कि जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान क्या रहा है। जीन पियाजे ने संज्ञानवादी विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जीन पियाजे ने संज्ञानवादी विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जीन पियाजे ने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। जीन पियाजे ने शिक्षण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए कहा, किसकी भूमिका बताई है? शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए कहा है कि शिक्षकों को बालक की समस्याओं का निदान करना चाहिए दोस्तों। शिक्षक को बालक की समस्याओं का निदान करना चाहिए। ठीक है, बालक की समस्याओं का निदान तो शिक्षक ही करेगा। बालकों को अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। बालकों को अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। आगे बात करते हैं कि जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति बताया दोस्तों। ठीक है, जीन पियाजे ने बुद्धि को क्या बताया? जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान की स्कीमा की भांति बताया। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये याद रख लेना, ये जरूर आ सकता है पेपर में। जीन पियाजे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति बताया और बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। क्या व्याख्या प्रस्तुत की? कि जीन पियाजे ने आत्मीकरण, संयोजन, संतुलीकरण व स्कीमा जैसे नवीन संप्रदायों का प्रयोग किया और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है दोस्तों। ठीक है, स्कीमा मानसिक संरचना की व्यवहारगत समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है। मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है। अर्थात सरल भाषा में समझे तो किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया का होना स्कीमा कहलाती है। आप सरल भाषा समझिए, किसी कोई उद्दीपक है उसके प्रति हमने अगर कोई विश्वसनीय अनुक्रिया कर दी तो विश्वसनीय अनुक्रिया का होना ही स्कीमा कहलाती है। ठीक है, मैंने एक लाइन भी लिख रखी है इसमें कि चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। जो बच्चे की थिंकिंग होती है इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट, गुणवत्ता रूप में यानी गुणवत्ता पूर्वक वो बड़ों की तुलना में भिन्न होती है। ठीक है, अगर गुणात्मक रूप में देखा जाए तो बच्चों की जो थिंकिंग होती है वह बड़ों की तुलना में भिन्न होती है। आगे हम बात करेंगे संवेगात्मक। दोस्तों मेरे 2015 के नोट्स हैं, देखो इसमें डेट भी लिखी हुई है, और मैंने इन्हीं नोट्स के माध्यम से अपने कई बार टेट पेपर को क्वालिफाई किया है, जिसमें सी टेट, यूपी टेट, राजस्थान का टेट और एमपी टेट ये सब शामिल है दोस्तों। मैंने इन्हें कई बार क्वालिफाई कर रखा है, और लेकिन अभी तक सरकारी नौकरी की भीड़ में शामिल हूँ, वो अभी तक मुझे नहीं मिली है। कुछ परसेंट से मेरा सिलेक्शन रुका हुआ है बार बार, तो मैंने इसीलिए सोचा कि क्यों ना मैं अपने जैसे भाई बहनों की मदद करूं, और मेरे नोट्स ये इतने मतलब
सफल साबित हुए हैं। तो मुझे सफलता मिली है, तो आपको भी इनसे ज़रूर सफलता मिलेगी। और टेट में तो हमें 90 स्कोर करना होता है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप 120 प्लस करके ही आओगे। तो ये नोट्स तो काफ़ी अच्छे हैं और आपका CDP बिल्कुल हो जाएगा इनसे, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। और बिल्कुल अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं रखना है, भय नहीं रखना है कि पेपर कैसा आएगा, हम पास कर पाएंगे या नहीं। अपने मन में दृढ़ आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि हम पेपर कर लेंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं, बस आप पढ़ के जाइए। और मेरे नोट्स को जब तक आप खत्म करोगे तो आपके मन में एक खुद ही सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि हाँ, हमने पढ़ा हुआ है। और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप ये मेरे नोट्स ही पढ़ लेते हो ना, तो आप ये मान के चलो कि 22 से 25 क्वेश्चन आप इनमें से अटैम्प्ट करके आओगे ही आओगे। ठीक है दोस्तों, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन वीडियोस को भी देख लेते हो तो आराम से आपका यूपी टेट निकल जाएगा। और CDP तो खासकर मैं बता रही हूँ, CDP तो इसमें से हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और आप मॉक टेस्ट जो भी लगा रहे हैं, हाँ लेकिन एक बात है दोस्तों, PYQ जरूर करके जाना, क्योंकि यूपी टेट में PYQ बहुत रिपीट होते हैं, सेम टू सेम रिपीट हो जाते हैं, तो उनको जरूर करके जाना। PYQ के लिए मेरे पास अभी यूपी टेट वाली तो बुक अवेलेबल नहीं है दोस्तों, तो इसलिए आप अपने स्तर से कहीं से भी PYQ निकाल लेना गूगल से और उनको सॉल्व करके जाना। अगर कोशिश करूँगी, मुझे टाइम मिला तो मैं करवा दूँगी। आगे बात करते हैं संवेगात्मक विकास। संवेग जो शब्द है, संवेग का मतलब इमोशन, ठीक है। और ये जो इमोशन शब्द है वो लैटिन भाषा के एमोवियर से बना है। इससे बना है एमोवियर से। इसका मतलब होता है उत्तेजित होना, यानी कि उत्पत्ति करना, हिला देना, उत्तेजित करना, भड़क उठना। तो इमोशन यानी कि लैटिन भाषा के एमोवियर से बना है, जिसका अर्थ ही क्या है, उत्तेजित होना। अर्थात संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा को प्रदर्शित करते हैं। संवेग क्या करते हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं वो क्या क्या करते हैं, इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस हमारी व्यक्ति की जो हमारी जो दशा है, मानसिक दशा या जो भी हमारी उत्तेजित दशा है, उसी को तो प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारे संवेग, हमें क्रोध आ रहा है तो वो हमारे संवेग क्रोध को प्रदर्शित करें, यानी कि हमारी जो उत्तेजित दशा है उसी को प्रदर्शित करते हैं। संवेग दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक सुखद संवेग होता है और एक दुखद संवेग होता है। तो एक होता है सुखद संवेग, दूसरा होता है दुखद संवेग। अब हम बात करते हैं कि शैशवावस्था की। शैशवावस्था, इस अवस्था में शिशु पूरी तरह से संवेगों का प्रदर्शन करता है दोस्तों। शैशवावस्था में शिशु पूरी तरह से संवेगों का प्रदर्शन करता है। इस अवस्था में शिशु के संवेगों में अस्थिरता पाई जाती है और अस्पष्टता। बच्चा छोटा है, उसके संवेगों में अस्थिरता और वो अस्पष्टता पाई जाती है। संवेगों में उग्रता और तीव्रता पाई जाती है। जैसे बच्चे को भूख लगी है, उसे दूध देने और 2 मिनट भी लेट हो गए तो वो सर पर उठा लेगा घर को, ऐ करेगा, रोते रोते मतलब परेशान कर देगा। तो यानी कि उसकी जो संवेगन में उग्रता और तीव्रता पाई जा रही है। सभी संवेगों का विकास एक साथ में होकर धीरे धीरे होता है। अब छोटा जो बच्चा होता है उसे गुस्सा करना आता है, नहीं आता है ना, उसको गुस्सा करना नहीं आता है, उसको स्माइल करना नहीं आता है, उसको जोर जोर से हंसना नहीं आता, धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है। तो क्या कहते हैं, वॉटसन, अब बात करते हैं हम वॉटसन की। सभी संवेगों का विकास एक साथ न होकर धीरे धीरे होता है, ये बात आप याद रखनेगा। वॉटसन के अनुसार नवजात शिशु में 3 संवेग होते हैं। वॉटसन ने कही है कि नवजात शिशु में 3 संवेग बताए इन्होंने। कौन कौन से बताए हैं कि एक तो भय होता है, बच्चा डर जाता है, देखा भी होगा, सोते सोते कप जाता है उसका शरीर, भय होता है। एक क्रोध होता है और एक स्नेह होता है, मतलब उसे प्यार मिलता है, उसे प्यार करते हैं तो मुस्कुराता है, स्माइल देता है और उसको अच्छा फील होता है। और अगर मान लो कि दूध के लिए 2 मिनट भी लेट हो तो बच्चा क्रोधित हो जाता है, रोने लगता है जोर जोर से, तीव्रता आ जाती है ना। तो कितना भयंकर तरीके से रोता है, बच्चा देखा ही होगा रोता हुआ। तो वो क्रोध, मतलब भय, क्रोध और स्नेह, 3 ऐसे संवेग हैं जो बच्चे में, नवजात शिशु में आपको देखने के लिए कॉमन मिलेंगे। ब्रिजेस के अनुसार बात करें तो ब्रिजेस ने कहा है कि जन्म के समय शिशु में केवल एक संवेग होता है और वो होता है उत्तेजक। ये किसने कहा है, ब्रिजेस ने कहा है। ब्रिजेस ने और भी कहा है कि 2 वर्ष के बालक में, इन्होंने कहा जन्म के समय तो केवल एक संवेग होता है, वो है उत्तेजक, लेकिन 2 वर्ष के बालक में लगभग सभी संवेगों का जो विकास है वो हो जाता है। 2 वर्ष के बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, ये इन्होंने कहा है। अब करते हैं बात बाल्यावस्था की। तो बाल्यावस्था, इस अवस्था में बालक अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है, ठीक है। संवेगों में स्थिरता और स्पष्टता आ जाती है, यानी कि यहाँ पर बच्चे में अस्थिरता थी संवेगों में और अस्पष्टता थी, लेकिन यहाँ पर बच्चे में बाल्यावस्था में आते आते संवेगों में स्थिरता व स्पष्टता आने लगती है। संवेगों की उग्रता व तीव्रता में कमी आने लगती है दोस्तों, ठीक है। और इसमें उग्रता और तीव्रता पाई जा रही थी, लेकिन बाल्यावस्था में उग्रता व तीव्रता में कमी आने लगती है। समूह का सदस्य होने के कारण बालक में ईर्ष्या, द्वेष, कुंठा, जिज्ञासा, प्रतिस्पर्धा आदि संवेगों का विकास हो जाता है। अब बात करते हैं कि किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। किशोरावस्था में, इस अवस्था में संवेगात्मक विकास पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, मतलब जो हमारे इमोशंस होते हैं भर के होते हैं उस समय, ठीक है। संवेगों में स्थिरता आ जाती है, कैसी आ जाती है, स्थिरता आ जाती है संवेगों में। संवेगों में स्पष्टता व परिपक्वता आ जाती है दोस्तों। संवेगों में क्या आ जाती है, स्पष्टता आ जाती है और परिपक्वता आ जाती है। संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र गति से होता है, संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में प्रेम,
स्नेह, घृणा, क्रोध, दया, सहानुभूति, सहयोग आदि संवेगों का विकास हो जाता है। अब हम बात करते हैं, अभी हमने जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पढ़ लिया और हमने आपका ये संवेगात्मक विकास पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं जीन पियाजे का सामाजिक विकास। तो जो जीन पियाजे का सामाजिक विकास है, ये 0 से 2 वर्ष की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में शिशु पूरी तरह से स्वार्थी व स्वकेंद्रित होता है। सामाजिक विकास कैसे हो रहा है आप वो देखिए कि बच्चा 0 से लेकर 2 वर्ष तक स्वार्थी है और स्वकेंद्रित है। सबसे पहले वो अपनी माँ को पहचानने लगता है। ऑब्वियसली माँ से ही काम है उसको बचपन में, नवजात शिशु को माँ को पहचानने लगता है। वह धीरे धीरे परिवार के अन्य सदस्यों को पहचानने लगता है। इस अवस्था में बालक परिचितों को देखकर मुस्कुराता है और अपरिचितों को देखकर भय का प्रदर्शन करता है, क्योंकि वो सबको समझ नहीं पाता, सबको पहचान नहीं पाता, वो क्लियर उसको दिखता भी नहीं है कुछ महीनों तक। तो कहने का मतलब यह है कि वो परिचित, अब वो क्या करता है, आवाज़ के माध्यम से लोगों को पहचानने की कोशिश करता है। धीरे धीरे आवाज़ सुनता है तो उनके माध्यम से लोग आवाज़ के माध्यम से और गंध के माध्यम से लोगों को पहचानना शुरू करता है वो। तो इस अवस्था में बालक अपनी छाया के साथ क्रीड़ा करने भी लग जाता है, यानी अपनी परछाई के साथ बच्चा खेलता है इसमें। अब देखेगा कि मैंने अपना हाथ ऊपर कर दिया, परछाई में भी हाथ ऊपर हो रहा है, मैंने उसको थप्पड़ मारा, उसने भी मारा, उसने एक कदम बढ़ाया, उसने बढ़ाया, तो मतलब परछाई के साथ यानी छाया के साथ क्रीड़ा करने लग जाता है। 2 से 7 वर्ष इस अवस्था में शिशु दूसरे शिशुओं के संपर्क में आना प्रारंभ करता है और छोटी छोटी वस्तुओं का आदान प्रदान करने लग जाता है। इस अवस्था में 1 या 2 मित्र बनते हैं। इनकी मित्रता क्षणिक पाई जाती है, हाल तो लड़ाई हो जाएगी इनमें और हाल प्रेम हो जाएगा। इस अवस्था में जाति वेद, अर्थवेद और लिंग वेद आदि नहीं पाया जाता। इस सबसे में कोई लेना देना नहीं होता है। इस अवस्था के बालक को पूर्व विद्यालय या नर्सरी स्कूल बालक के नाम से जाना जाता है। 7 से 12 वर्ष के बालक की बात करें तो इस अवस्था में बालक घर से निकलकर विद्यालय व समाज के संपर्क में आता है। बालक शिक्षक व मित्रों में रुचि लेने लग जाता है दोस्तों, ठीक है। तथा धीरे धीरे अपने माता पिता को भूलने भी लग जाता है, क्योंकि दोस्तों में मगन होने लगता है। इस अवस्था में बालक समलैंगिक समूह बनाता है। समलैंगिक से मतलब कि उसमें लड़के लड़की दोनों ही उसमें उसके मित्र टोली में शामिल होते हैं। और बालक में नेता बनने की बहुत इच्छा पाई जाती है। सामूहिक खेलों तथा प्रतिस्पर्धा की भावना रखते हुए बालक में सामाजिक गुणों का विकास होने लगता है। आगे बात करते हैं हम कि 12 वर्ष के बाद सामाजिक विकास कैसे हो रहा है। तो 12 वर्ष के बाद इस अवस्था में बालक में सामाजिक भावना का पूर्ण विकास हो जाता है। सामाजिक परिपक्वता की भावना, सामाजिक स्वीकृति की भावना, समाज सेवा और देशभक्ति की भावना, समाज में नेताओं से संपर्क स्थापित करने की भावना, मित्रता की भावना का पूर्ण विकास हो जाता है और इस अवस्था में व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं दोस्तों वंशानुक्रम, ठीक है। पेपर में जरूर आएगा, ये ध्यान कर लेना। मैं आज जो पढ़ा रही हूँ ये पेपर में जरूर फंसेंगे, इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब विकास को प्रभावित करने वाले कारक है वंशानुक्रम। यह पहला प्रमुख कारक है। इसमें किसी प्राणी अथवा व्यक्ति को अपने माता पिता की जो विशेषताएं जन्म या गर्भधारण के समय से प्राप्त होती हैं उसे वंशानुक्रम कहते हैं। यानी कि ये पहला प्रमुख कारण है। कैसा कारण है? प्रमुख कारण है ये पहला। इसमें किसी प्राणी अथवा व्यक्ति को अपने माता पिता की जो विशेषताएं उनकी जन्म या गर्भधारण से आई हैं, वो जन्म से या गर्भधारण से ही प्राप्त होती हैं, उसे वंशानुक्रम या आनुवंशिकता कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जेम्स ट्रेवर ने कहा है कि माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं को संतान में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। यानी माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना ही क्या है? वंशानुक्रम है। ये किसने कहा है? जेम्स ट्रेवर ने कहा है। पीटरसन ने कहा है कि व्यक्ति को अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त होती हैं उसे ही हम वंशानुक्रम कहते हैं। बालक में गुणों का हस्तांतरण केवल माता पिता से न होकर पूर्वजों से भी होता है, इसलिए 3 नियम लागू होते हैं। कौन कौन से? देखा होगा कभी कभी कोई बच्चा अपने मम्मी पापा पे नहीं गया लेकिन दादाजी पे गया है या दादी पे गया है ना, देखा होगा, या नानी पे गया है, नाना पे गया है। यानी का मतलब माता पिता से न मिलकर उनके गुण कुछ पूर्वजों से भी मिलते हैं, इसीलिए इसको 3 नियम इसमें लागू होते हैं इसमें। तो कौन कौन से 3 नियम होते हैं? एक तो होता है समानता का नियम, दूसरा होता है भिन्नता का नियम और तीसरा होता है प्रत्यागमन का नियम। समानता का नियम अर्थात जैसे माता पिता वैसी संतान, ये तो हो गया समानता का नियम। भिन्नता का नियम जैसे माता पिता उनसे कुछ भिन्न है संतान, ठीक है, तो भिन्नता का नियम। लेकिन प्रत्यागमन का नियम जैसे माता पिता उनके ठीक संतान, यानी कि ठीक अपोजिट, विपरीत संतान, जैसे माता पिता है उनके ठीक विपरीत संतान है। आगे बात करते हैं वातावरण की। तो दूसरा, पहला प्रमुख कारण मैंने वंशानुक्रम बताया, दूसरा बता रही हूँ मैं वातावरण। यह दूसरा प्रमुख कारण पेपर में आ जाए तो पहला प्रमुख कारण आप हेरिडिटी को ही बताएंगे, उसको क्या कहते हैं, ये वंशानुक्रम को बताएंगे, और दूसरा वातावरण को बताएंगे। ये दूसरा प्रमुख कारक है। वातावरण का पर्यायवाची शब्द पर्यावरण है। पर्यावरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरने वाला, अर्थात जो कुछ भी हमें चारों ओर से घेरे हुए वही क्या है? पर्यावरण, ठीक है। अपने आसपास का माहौल कैसा है, हमें कैसा वातावरण मिल रहा है, ये सब चीज़ें बहुत इफेक्ट डालती हैं हमारे सामाजिक विकास पर, मानसिक विकास पर। रॉस के अनुसार वातावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। एग्जैक्टली इन्होंने कहा है कि वातावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, इसका अहम रोल होता है दोस्तों। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जो
व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित करते हैं। वुडवर्थ ने क्या कहा है कि वातावरण में भी सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जो हम व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित करते हैं। व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। ये बात किसने कही है? वुडवर्थ ने कही है। याद कर लेना, आने लायक डेफिनेशन है और आएगी भी। पारिवारिक वातावरण, पेस्टोलॉजी, परिवार सीखने का सर्वोत्तम स्थान तथा बालक का प्रथम विद्यालय है। पारिवारिक वातावरण की बात कर रहे हैं कि परिवार जो होता है वह सीखने का सर्वोत्तम स्थान तथा बालक का प्रथम विद्यालय है। दोस्तों, फ्रोवेल ने कहा है कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और परिवार द्वारा दी जाने वाली औपचारिक शिक्षा प्रभावशाली व महत्वपूर्ण है। ठीक है, और भी कुछ होते हैं, जैसे कि विद्यालय वातावरण है, वो भी इफेक्ट डालता है। सामाजिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, तो यानी कि वातावरण के अंतर्गत पारिवारिक वातावरण अहम रोल प्ले करता है, फिर विद्यालय का वातावरण, सामाजिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण आदि हमारे जीवन में बहुत अच्छा इनका योगदान रहता है हमारे विकास में। तो आगे ठीक है दोस्तों, तो फिर आज हम इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।